नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। पिछले वीडियो में जहां पर हमने बात की थी बाबर, हुमायूं और अकबर और शाहजहां के समय के स्थापत्य कला के बारे में, अब हम ये देखेंगे कि शाहजहां और औरंगज़ेब के समय पर किस तरह का स्थापत्य, किस तरह की इमारतें हमें मुग़ल काल में देखने को मिलती है और हमें क्या नए बदलाव देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर स्थापत्य कला हम देखेंगे शाहजहां और औरंगज़ेब के समय की। मुगल स्थापत्य कला का जो विकास प्रारंभ होता है, हम देखते हैं कि अकबर के समय पर वो विकास प्रारंभ होता है वास्तविक तौर पर, लेकिन जो चरम स्तर पर वो पहुंचता है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्थापत्य का अगर कहीं विकास होता है मुग़ल काल में, तो वो होता है शाहजहां के काल में। इसलिए मुग़ल स्थापत्य का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को कहा जाता है। और शाहजहां, आपको पता ही होगा कि 1627 से 1658 ईस्वी तक मुग़ल बादशाह ये रहता है। फिर उसके बाद में औरंगज़ेब 1658 से लेकर 1659 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहता है। एक वर्ष तक इनके बीच में, इनके भाइयों के बीच में गृह युद्ध चलता है गद्दी को लेकर 1658 में। अब मुग़ल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल था और हम देखते हैं कि शाहजहां के काल में हमें भवनों में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग अधिक मिलता है। पर्सी ब्राउन यहाँ पर लिखते हैं कि जिस प्रकार ऑगस्टस, जो कि रोम का शासक था, ऑगस्टस सीजर ने रोम को ईंटों का बना पाया और संगमरमर का बना छोड़ दिया, उसी प्रकार शाहजहां ने मुग़ल भवनों को लाल पत्थर का बना पाया और संगमरमर का छोड़ दिया। क्योंकि हम देखते हैं कि अकबर मुग़ल स्थापत्य में ज़्यादातर जो इमारतें बनवाता है वह लाल पत्थर की बनवाता है। शाहजहां का स्थापत्य में उतनी रुचि नहीं थी। उसके समय पर चित्रकला का विकास हम ज़्यादा देखते हैं। शाहजहां द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की जाती है और इसके स्थापत्यों की अगर हम बात करें तो आगरा का किला, आगरा के किले में आपको दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, मच्छी भवन, अंगूरी बाग, रंग महल जो कि शाही हरम था, झरोखा महल। ये हरम क्या होता था, जहाँ पर परिवार की महिलाएं निवास करती थी, शाही महिलाएं निवास करती थी। झरोखा महल, मुसम्मन बुर्ज, यह 6 मंजिला भवन था और शाहजहां जब अपने बच्चों के विद्रोह को झेल रहा होता है तो औरंगज़ेब इसमें सफल होता है और औरंगज़ेब बाद में अपने पिता शाहजहां को इसी ताजमहल के सामने मुसम्मन बुर्ज होता है, यहाँ पर उसको कैद कर देता है और यहाँ पर से ताजमहल पूरा साफ साफ दिखता था। तो शाहजहां अपने अंतिम दिनों में बस मुसम्मन बुर्ज से अपनी पत्नी की जो कब्र है, ताजमहल है, उसे निहारता रहता था। अब मुसम्मन बुर्ज बादशाह द्वारा गोपनीय आदेश जारी किए जाते थे। मुसम्मन बुर्ज से बादशाह द्वारा शीश महल भी आगरा के किले में हमें देखने को मिलता है। ताजमहल की बात करें तो ताजमहल हमें आगरा में देखने को मिलता है, यमुना नदी के किनारे। और मुमताज़ महल, जो कि शाहजहां की पत्नी थी, उनकी याद में इसे बनवाया गया। अब देखिए, 1631 से 1653 ईस्वी तक लगभग 22 वर्ष का समय इसमें लगता है और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि तकरीबन 9 करोड़ से ज़्यादा रुपए उसमें खर्च हुए थे, उस समय के 9 करोड़ रुपए। अब देखिए, वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे इसके, और प्रमुख शिल्पी की बात करें तो उस्ताद ईसा इसके प्रमुख शिल्पी थे। शाहजहां ने लाहौरी को यहाँ पर नासिर उल असरार की उपाधि दी थी। उस्ताद ईसा को, जो कि इसके प्रमुख शिल्पी थे, और वास्तुकार यानी कि डिज़ाइनर कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। इसलिए यहाँ पर शाहजहां उस्ताद अहमद लाहौरी को नाहिर उल असरार की उपाधि दे रहे हैं। तो यहाँ पर ठेकेदार थे उस्ताद ईसा और डिज़ाइनर थे उस्ताद अहमद लाहौरी। अब इसके बाद में देखिए, ताजमहल में हमें पैतरा दौरा शैली का इस्तेमाल हुआ दिखता है। और पैतरा दौरा की शैली मैंने आपको बताया था कि इसमें फूल पत्तियाँ और अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ हमें देखने को मिलती है। वहीं चार बाग शैली, जहाँ पर चार समकोण, जो चार खोखे या खांचे की तरह बाग बने होते हैं और उसके बीच में सेंटर में इमारत रहती है। अब बहता पानी का प्रयोग इसमें हुआ, दोहरा गुम्मद का प्रयोग यहाँ पर हुआ। और दोहरा गुम्मद का प्रयोग हम पहली बार देख रहे हैं कहाँ पर, हम देख रहे हैं अकबर जो बनवाता है अपने पिता का, जो, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा लिवर लबड़ हो रहा है। तो ये जो
हुमायूं का मकबरा बनता है उसमें पहली बार मुगल काल में दोहरे गुम्बद का इस्तेमाल हम देखते हैं। अब देखिए मीनारों का प्रयोग यहाँ पर इन्होंने किया, कहाँ पर? ताजमहल। यह पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है। ताजमहल फादर मॉनरिक के अनुसार मॉनरिक के अनुसार ताजमहल का वास्तुकार वेनिस का वेरोनिया था। ठीक है, लेकिन इसके ज़्यादा प्रमाण हमें नहीं मिलते। ज़्यादा प्रमाण क्या मिलते हैं कि उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार थे। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने दिल्ली के पास शाहजहानाबाद नगर बसाया और इसी लाल किले में हमें इसी शाहजहानाबाद में हमें लाल किला देखने को मिलता है। शाहजहां ने 1648 ईस्वी में शाहजहानाबाद नगर को अपनी राजधानी बनाया। और इस तरह हम देखते हैं कि शाहजहां के काल में दिल्ली प्रॉपर मुगलों की राजधानी बन जाती है। इससे पहले आगरा थी और हम उसके समय पर देखते हैं, अकबर के समय पर, कि लाहौर को भी वह कुछ समय के लिए अपनी राजधानी बनाता है। शाहजहां ने 1648 ईस्वी में शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी बनाया। लाल बलुए पत्थर से निर्मित यहाँ लाल किला शाहजहानाबाद की दीवारें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसे किला ए मुबारक यानी कि भाग्यवान दुर्ग भी इसे कहा जाता है। इसके वास्तुकार थे हमीद अहमद। कौन थे? हमीद अहमद। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो लाल किला है या फिर जो यहाँ पर इन्होंने इमारतें बनवाई शाहजहानाबाद में, उनमें कौन कौन सी प्रमुख इमारतें थी? पहला था दीवान ए आम, बादशाह द्वारा न्याय करने हेतु यह, और इसमें हमें तख्ते ताऊस देखने को मिलता है। इसमें बादशाह द्वारा तख्ते ताऊस जिसके वास्तुकार बेबादल खां थे, और हम देखते हैं कि यह एक मयूर सिंहासन था जिसमें बहुत सारे रत्न जड़े हुए थे और इसमें कोहिनूर हीरा भी इसमें जड़ा हुआ था। अब ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर बाद में जब अहमद शाह अब्दाली 1739 में आक्रमण करता है तो इसके समय पर जो मुग़ल बादशाह रहता है मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला भी कहते हैं, वो हार जाता है और इस युद्ध में फिर अब्दाली यहाँ पर से ये ले लेता है तख्ते ताऊस, कोहिनूर हीरा भी। अब दीवाने आम की बात करें तो यूरोपीय प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलता है और भवन की दीवारों पर जो लाल किला है, इसके भवन की दीवारों पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का चित्र तथा तलवार हाथ में लिए न्याय की देवी का चित्र मिलता है। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है? तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि एक नर्स थी और क्रीमियन वॉर में इन्होंने जो घायल थे उनकी मदद की थी, इसलिए इनके सम्मान में नर्स डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे इनके याद में मनाया जाता है। अगर थोड़ी जानकारी ऊपर नीचे हो तो माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, दीवाने खास अमीरों से मंत्रा करने के लिए बनाया जाता था। अब हमने देखा कि आगरा के किले में भी ऐसे दीवाने आम, दीवाने खास भवन बने हुए थे और उनके अर्थ भी यही थे। अब दोस्तों, दीवाने खास जो भवन है उसकी छत चांदी की बनी थी जिसमें सोने और हीरे जवाहरात जुड़े हुए थे। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने इन्हें सब खुरच के लूट लिया। अब देखिए इसी भवन के बारे में शाहजहां कहता है कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है। हालांकि ये लाइन मुख्य रूप से कश्मीर के बारे में कही गई है। अब दोस्तों, नज्म ये मूलतः थी किसकी? अमीर खुसरो की थी। ठीक है, अमीर खुसरो की ये मुख्यतः नज्म थी और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि फिरदौसी ने इसे कहा है। इसका मतलब क्या है कि भैया ये दोनों ने किसके विषय में कहे थे? कश्मीर के विषय में। यही लाइन को कॉपी कर लेते हैं शाहजहां और अपने महल के विषय में कहते हैं। अब देखो, नौलखा महल भी ये बनवाता है, रंग महल भी बनवाता है, मोती मस्जिद भी यहाँ पर ये बनवाते हैं। एक मोती मस्जिद आपको आगरा में भी मिलेगी। अब दोस्तों, यहाँ पर शाहजहानाबाद दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाते हैं। ये लाल किले के बाहर होती है, लाल बलुए पत्थर से निर्मित होती है और 1644 ईस्वी में इसका निर्माण होता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। अब दोस्तों, ऊंचे चबूतरे पर यह मस्जिद हमें मिलती है और इसके 3 प्रवेश द्वार थे। लाल किले से ये बाहर निर्मित हुई और लाल बलुए पत्थर से निर्मित हुई। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है और ऊंचे चबूतरे पर यह स्थित है। इसके 3 प्रवेश द्वार हैं और जो पूर्वी प्रवेश द्वार था यह खास तौर पर बादशाह और उनके परिवार के सदस्यों के प्रवेश के लिए बनाया गया था ताकि वे भीड़ भाड़ से बच सके। अब यहाँ देखिए, बाग निर्माण की बात करें तो लाहौर में शालीमार बाग, एक शालीमार बाग
हमें एक बाग देखते हैं जो जहांगीर बनवाता है। अब श्रीनगर में चश्मा ये शाही बाग बनवाता है। अब ये कुछ हमने देखे किसके, जो शाहजहाँ है उनके समय के कुछ स्थापत्य इंफ्रास्ट्रक्चर। अब दोस्तों औरंगजेब के समय के स्थापत्य को देखते हैं। और औरंगजेब एक कट्टर विचारधारा का व्यक्ति था, इसलिए हमें उसके समय पर स्थापत्य का विकास ज़्यादा नहीं मिलता है और इसके बाद कोई प्रभावशाली शासक नहीं हुआ, इसलिए यह काल जो स्थापत्य है मुगल स्थापत्य के पतन का काल था। रबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा या काला ताजमहल भी कहते हैं, औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलराज बेगम की याद में इसे बनवाया था। ठीक है, 1689 ईस्वी में वह उसके बेटे अज़म या मुअज़्ज़म, उसका ऐसा कुछ नाम रहता है, उसको आदेश देता है और वो बनाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि औरंगज़ेब कंगाल हो चुका था, ज़्यादा उतनी बेहतर अर्थव्यवस्था नहीं थी। हालांकि थी कि वह बनवा सकता था, लेकिन वह इतना ज़्यादा रुचि नहीं रखता था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा निम्न क्वालिटी से इसको बनवाया गया। और वह चाहता था कि यह ताजमहल की कॉपी बने, क्योंकि दिलराज बेगम की यह इच्छा थी कि भैया जैसे हमारी सास के लिए हमारे ससुर जी ने बनवाया है, वैसे हमको भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर औरंगज़ेब पैसे कम देता है, जिसके चलते ये काला ताजमहल हो जाता है, क्योंकि ताजमहल बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है। और इसे काला ताजमहल, ताजमहल की बदसूरत या फूहड़ नकल भी इसको कहते हैं, और दूसरा ताजमहल भी इसको कहते हैं। किसको? दिलराज बानो बेगम का जो मकबरा है, या रबिया उद दौरानी का जो मकबरा है, जो औरंगाबाद में आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और मोती मस्जिद दिल्ली में बनवाता है औरंगज़ेब, बादशाही मस्जिद लाहौर में, पिंजौर बाग हरियाणा, और मेमोर जो प्रमुख वास्तुकार था यहाँ पर, मुगल काल में जो प्रमुख वास्तुकार होता था उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे मेमोर। तो मुगल काल में प्रमुख वास्तुकार को कहते थे मेमोर। और यहाँ पर हमने औरंगज़ेब से लेकर शाहजहाँ तक की प्रमुख इमारतों को हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ बेहतर सीखा होगा। शाहजहाँ के काल की जो स्थापत्य शैली है, हम देखते हैं कि वह ऐसे ऐसे अजीब अजीब सी इमारतें बनवाता है कि वह काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। हालांकि उसने मुग़ल जो राजकोष है उसको भी खाली करने का काम किया। और फिर हम देखते हैं कि शाहजहाँ की इच्छा थी कि ताजमहल के सामने एक काला ताजमहल बनाया जाए, जहाँ पर शाहजहाँ की मृत्यु के बाद उसे दफनाया जाए। हालांकि औरंगज़ेब ने ऐसा नहीं किया और शाहजहाँ को मुसम्मन बुर्ज में कैद कर दिया, जहाँ पर हम देखते हैं शाहजहाँ अपने अंतिम दिनों में मुसम्मन बुर्ज से अपनी पत्नी की समाधि की ओर देखता रहता था, और यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। मुझे उम्मीद होती है आपने इस वीडियो में काफ़ी कुछ बेहतर सीखा होगा। जय हिंद।